नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम सेकंड पेपर 2 इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस है। उसमें अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसमें डिसइक्विलिब्रियम के डिफरेंट रीजंस या कोजेज है, उनकी स्टडी लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। अब इस वीडियो में उसके लिए जो डिफरेंट रेमेडियल एक्शंस या करेक्टिव मेजर्स अपने पास में होते हैं उनकी अपन स्टडी करेंगे। टॉपिक के अकॉर्डिंग मेजर्स फॉर करेक्टिंग एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन में असाम्यता को सुधारने के लिए क्या क्या उपाय या उपचार अपने पास में अवेलेबल होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन, निर्यात प्रोत्साहन। कोई भी कंट्री है, सबसे बड़ा रीजन बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होना डिसइक्विलिब्रियम का सबसे बड़ा रीजन बनता है। तो सबसे बड़ा स्टेप इसको ठीक करने का एक्सपोर्ट को प्रमोट करना हो सकता है या निर्यात को प्रोत्साहित करना हो सकता है। अब एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, उसके लिए गवर्नमेंट कई टाइप के स्टेप्स हैं वो ले सकती है। खासतौर से जो ट्रेड पॉलिसी, जिसे अपन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी भी बोलते हैं, एक तो जो आपके एक्सपोर्टर हैं उनको टैक्स में रिबेट प्रोवाइड करवाई जाए, और डिफरेंट टाइप्स के लोन्स हैं वो उनको टाइमली अवेलेबल करवाए जाएं। फिर ऐसी फैक्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए होती है उनको सब्सिडाइज रेट पे यानी कम दरों पे लैंड है उसकी अवेलेबिलिटी है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। यानी आप एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं तो आपके इंपोर्ट अपने आप उससे कम होने लग जाते हैं, तो जो शॉर्ट टर्म डिसइक्विलिब्रियम होता है वो धीरे धीरे बैलेंस में आने लग जाता है। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो है इंपोर्ट कंट्रोल, आयात नियंत्रण। इंपोर्ट कंट्रोल के लिए भी कई सारे मेजर गवर्नमेंट है वो ले सकती है। फॉर एग्जांपल, एक तो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी है उसको इंक्रीज करा जा सकता है, दूसरा डोमेस्टिकली प्रोडक्शन को इंक्रीज करके भी इंपोर्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। यानी इंपोर्ट कम होंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे, दोनों ही केस में बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम होता है वो अपने आप कम होने लग जाता है, या फिर बीओपी है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस में आने लग जाता है। फिर थर्ड पॉइंट इसमें आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, विदेशी विनियोग को प्रोत्साहन। अब इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। एक तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। किसी भी कंट्री में बिजनेस के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है वहाँ पे एफडीआई अपने आप आने लग जाता है। एक आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू आता है या फिर डायरेक्टली पी नोट के थ्रू आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है, उसको प्रमोट करना चाहिए, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि एक तो आपके पास में फॉरेन करेंसी आती है, अब उस करेंसी के थ्रू आप एक्सचेंज को इजीली कंट्रोल कर पाते हैं। दूसरा, बाहर से मनी आपके पास में आती है तो आपके कैपिटल अकाउंट है वो सरप्लस में यानी प्लस में आने लग जाता है, तो जितना डेफिसिट आपके करंट अकाउंट का होता है उसको आप ऑफसेट कर पाते हैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है फॉरेन लोन्स, विदेशी ऋण। अब ये विदेशी ऋण है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री से हो सकता है या फिर आपके इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनसे भी लोन लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रिटेन से लोन ले लिया, अमेरिका से लोन ले लिया, रशिया से लोन ले लिया, या फिर सिमिलरली आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे अपन वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, उससे लोन ले लिया। फिर उसके 2-3 इंस्टीट्यूशन और हैं जो आईएफसी है, आईडीए है, मीगा है, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिए जा सकते हैं। जैसे ही लोन आपके पास में आएगा, अगेन आपका कैपिटल अकाउंट है वो सरप्लस होने लग जाता है, जितना डेफिसिट आपके करंट अकाउंट में होता है वो यहाँ से ऑफसेट करा जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है एक्सचेंज कंट्रोल, विनिमय नियंत्रण। एक्सचेंज कंट्रोल करने का बेनिफिट है वो शॉर्ट टर्म में नहीं दिखता है, लॉन्ग टर्म में जाके एक्सचेंज कंट्रोल करने का बेनिफिट मिलता है। यानी अपन सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहिए तो आपके जो यूएस डॉलर है उसके कंपैरिजन में इंडियन करेंसी कमजोर होती है, तो शॉर्ट टर्म में आपके एक्सपोर्ट है उनको प्रमोट किया जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म में जितने भी आपके कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट करते हैं वो आपके लिए धीरे धीरे कॉस्टलियर, महंगे होते जाते हैं। तो एक सर्टेन लेवल तक तो एक्सचेंज कंट्रोल नहीं करना या फिर आपके अगेंस्ट में होती है आपकी करेंसी की वैल्यू, तो वो आपको बेनिफिट देती है, बट लॉन्ग टर्म के पर्पज से आपको एक्सचेंज कंट्रोल करना रिक्वायर्ड होता है, यानी आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी को स्ट्रेंथन करना आपके लिए रिक्वायर्ड हो जाता है।
फिर एक नेक्स्ट इसमें आता है करेंसी कॉन्ट्रैक्शन एंड प्राइस कंट्रोल, मुद्रा संकुचन एवं मूल्य नियंत्रण। ये इसलिए रिक्वायर्ड होता है, जैसे जैसे करेंसी कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, मुद्रा संकुचन होता है, उस स्थिति में प्राइसेज हैं वो आपकी रिड्यूस होती हैं। तो एक तो आपको कभी भी इंपोर्ट के लिए मोटिवेट नहीं होना पड़ेगा, दूसरे आपकी प्राइस कंट्रोल होंगी, उन सिचुएशंस में आपको इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक डिमांड कम होने से फॉरेन गुड्स है उनकी डिमांड भी आपके यहाँ पे डिक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली आपका इंपोर्ट है वो रिड्यूस होने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉरेन टूरिज्म प्रमोशन, विदेशी पर्यटन को प्रोत्साहन। ये इसलिए रिक्वायर्ड हो जाता है कि जितने भी फॉरेन टूरिस्ट अपने यहाँ पे आते हैं वो सब अपनी डिफरेंट करेंसीज लेके आते हैं और वो करेंसी इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डे बाय डे इंक्रीमेंट लेके आता है। तो उसका बेनिफिट भी आपको एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में या फिर इंपोर्ट के पेमेंट करने में आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। तो जितना ज़्यादा आपका टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप होगा और उसमें भी फॉरेन टूरिस्ट जितने ज़्यादा आएंगे उसका बेनिफिट है वो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को सुधार करने में भी यूज लिया जा सकता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है डिवेल्युएशन, अवमूल्यन। डिवेल्युएशन का मीनिंग होता है कोई भी कंट्री जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज कर देती है। ऐसा इंडिया में भी आफ्टर इंडिपेंडेंस 3 टाइम्स हो चुका है, 1949, 1966 और 1991 में 2 टाइम्स ये करा गया था। और इसका सिंपल सा रीजन होता है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। एक छोटे से एग्जांपल से बताना चाहूँगा, मान लीजिए ₹75 इज इक्वल टू $1 है। अब इस सिचुएशन में एक कोई भी प्रोडक्ट इंडिया का प्रोड्यूस होता है उसकी पर यूनिट कॉस्ट है वो भी मान लीजिए ₹75 है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने डिवेल्युएशन कर दिया, जानबूझ के इंडियन करेंसी की वैल्यू को अमेरिकन डॉलर के कंपैरिजन में कम कर दिया और ये जो नया कंपैरिजन है वो ₹80 इज इक्वल टू $1 हो जाता है। तो इंडियन जो एक्सपोर्टर है उसकी कॉस्ट तो आज भी ₹75 पर यूनिट है। पहले वो 75 में सेल आउट करता, कोई बेनिफिट उसको नहीं होता, अब उसकी एवज में उसको ₹80 मिलने लग जाते हैं। तो एक्सपोर्टर को यहाँ पे प्रॉफिट होता है और वो और ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करने लग जाता है। तो डिवेल्युएशन का भी एक बेनिफिट होता है, वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। बट ये प्रोसीजर है वो शॉर्ट टर्म डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने में काम आती है, लॉन्ग टर्म में यही चीज़ है ना वो कंट्री को नुकसान देने लग जाती है। फिर नेक्स्ट आता है लोन असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण सहायता। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका एस्टैब्लिशमेंट बेसिकली एक्सचेंज कंट्रोल करने के लिए और दूसरा जो उसकी मेंबर कंट्री है उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो डिसइक्विलिब्रियम आता है उसके लिए शॉर्ट टर्म लोन्स सप्लाई करना होता है। इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फाउंडर मेंबर्स में से एक रहा हुआ है। तो जितना अपना कोटा होता है उसके अकॉर्डिंग आपको लोन से वो मिलने लग जाते हैं। तो कई बार डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है तो इमीडिएटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन की रिक्वायरमेंट करी जा सकती है जो आपको धीरे धीरे बेनिफिट में लेके आती है या फिर आपके डिसइक्विलिब्रियम को इक्वल करने में काम में आती है। नेक्स्ट आता है आपका इफेक्टिव कंट्रोल ऑन स्मगलिंग, तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण या प्रभावी रोक। स्मगलिंग का इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि लॉस क्या होता है। स्मगलिंग जितनी भी होती है वो ऑन रिकॉर्ड, उसका कोई भी रिकॉर्ड है वो मेंटेन नहीं होता है, कौन सी करेंसी में होती है कोई नहीं जानता। तो कंट्री को जो बेनिफिट मिलने वाले होते हैं वो भी नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए स्मगलिंग है उसको कंट्रोल करके भी कुछ पार्ट पे आपके डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन। ये जो आपके वन ऑफ द बेस्ट मेजर माना जाता है कि आपके इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है उसके सिमिलर प्रोडक्ट आप अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो। अगर उसके सिमिलर प्रोडक्ट आपके यहाँ पे प्रोड्यूस होने लग जाएंगे तो आपको इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उस इंपोर्ट को या प्रोडक्ट जो आप इंपोर्ट करते हैं उसको बैन करा जा सकता है। चाइना इस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है, उन्होंने इंपोर्ट को सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूट करा है और उसका उनको आज बेनिफिट भी मिल रहा है। नेक्स्ट आता है
पोस्टपोनमेंट ऑफ डेब्ट पेमेंट, ऋण भुगतानों की अवधि आगे बढ़ाना। ये हालांकि परमानेंट मेजर में नहीं आता है, टेम्परेरी मेजर माना जा सकता है कि आप एक बार लोन का जो पेमेंट करना है उसको ना करें, जिससे कैपिटल अकाउंट है वो आपके फेवर में रहे और कहीं ना कहीं वो शॉर्ट टर्म में आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन को ठीक करने में काम में आता है। फिर नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो आता है वो है एनकरेजमेंट टू फॉरेन रेमिटेंसेस, विदेशी प्रवासियों को धन प्रेषण को बढ़ावा। इंडिया के बहुत से पब्लिक है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके मनी अर्न करती है, चाहे वो कनाडा की अपन बात करें, चाहे अरब कंट्रीज़ की अपन बात करें, अमेरिका, ब्रिटेन, डिफरेंट कंट्रीज़ में इंडियन रेसिडेंट्स हैं वो अर्न करने के लिए जाते हैं। सपोज वो सारी की सारी अर्निंग इंडिया में फॉरेन करेंसी में ट्रांसफ़र करने लग जाए तो इंडिया के पास फॉरेन करेंसी की प्रॉब्लम है वो कभी भी नहीं रहेगी, उस चीज़ का उनको इंडिया को बेनिफिट मिलने लग जाता है। तो जितने भी इंडिया के एनआरआई हैं या जो इंडियन रेसिडेंट्स बाहर अर्न करने के लिए जाते हैं उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करा जाए कि वो अपनी कंप्लीट अर्निंग इंडिया में फॉरेन करेंसी में ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दें, तो वो कुछ पार्ट पे आपके डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको ठीक करने में काम में आता है। तो ये सारे मेजर्स थे या फिर आपके रेमेडीज थी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम में या फिर साम्यता में लाने में हेल्प करते हैं। तो ये टोटल 13 पॉइंट्स है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद में ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट चैप्टर है वो आगे आने वाले वीडियोज़ में अपन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।